तो दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.3 का सॉल्यूशन। काफी अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है सवाल में। सवाल में एक कार है। एक कार स्टार्ट मूविंग विथ रेक्टेंगुलरली फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। मतलब कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और वो स्टार्ट करती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। देन यूनिफॉर्मली, मतलब फिर यूनिफॉर्मली मूव करती है, एक्सेलरेट करती है कुछ समय बाद, पर जो भी वेलोसिटी उसने गेन करी होती है उसी वेलोसिटी थोड़ी दूर चलती है। एंड फाइनली डीएक्सेलरेट एट द सेम रेट, मतलब फिर ब्रेक लगाती है जिस जो डीएक्सेलरेट प्रोड्यूस करता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सवाल क्या कह रहा है कि पहले कार स्टॉप पर थी, उसने तुरंत एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन उसे मिला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। वो एक्सेलरेट करी, फिर वो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी, फिर उसने अपने आप को डिएक्सेलरेट करा और फाइनली कम टू रेस्ट, मतलब स्टॉप पर आ गई। जो जैसे चली थी वैसे वापस आ गई। जैसे मैं एनिमेशन दिखाता हूँ। कार एक्सेलरेट करी, कांस्टेंट वेलोसिटी चली, डीएक्सेलरेट करी, रुक गई। फिर से कार एक्सेलरेट करी, कांस्टेंट वेलोसिटी चली, डीएक्सेलरेट करी, रुक गई। ठीक है। हमें आगे सवाल में दिया गया था टोटल टाइम मोशन ऑफ 25 सेकंड, मतलब टोटल टाइम ऑफ मोशन है 25 सेकंड। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। हमें दिया गया है कि जो इसकी मीन वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर है। कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछा गया हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली कितने समय तक वो मूव करी, टी हमें पूछा गया टाइम, कितने समय तक वो मूव करी यूनिफॉर्मली, ये हमें बताना है। अच्छा जी, तो ये सवाल है। क्या आपको सवाल समझ में आया? ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सवाल में यार सवाल को सॉल्व करें। दो तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं ग्राफ वाला मेथड यूज करना चाहूंगा क्योंकि वो हमें ज्यादा कुछ सिखाता है। तो मैं सबसे पहले ग्राफ बनाना चाहूंगा। किसका बनाना चाहूंगा? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा ग्राफ क्या होगा? सबसे अच्छा ग्राफ होगा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ होगा। और वीटी ग्राफ में एक्सलेशन अगर हमें कांस्टेंट दिया गया है तो वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। और यहाँ पर दिया गया है 5। ठीक है। अब सवाल में कहा पहले एक्सलेट करता है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, उसके बाद डीएक्सेलरेट करता है सेम रेट से। तो इस प्रकार का ग्राफ हमें बताया जाएगा। और टोटल कितना समय लगेगा? यहाँ पर 25 सेकंड का टाइम लगता है। 25 सेकंड का टाइम लगता है। पहले एक्सेलरेट करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से डीएक्सेलरेट करता है। ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, मैंने इसका ग्राफ बना लिया। और ये स्लोप है, ये स्लोप है वो कितना होगा? tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 5 के बराबर, एक्सेलरेशन के बराबर। क्योंकि वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है। अगर मैं इस टाइम को मान लेता हूं t, तो ये होगा 5t। और ये भी t होगा क्योंकि जितना जितना समय एक्सेलरेट करने में लगा उतना समय डी एक्सेलरेट करने में लगा, क्योंकि एक्सेलरेट तो सेम ही है। तो ये दूरी भी कितनी होगी? 5t। गॉट इट। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये वाला वो कितना होगा? 25 माइनस 2। जो दिखाई दिया वो लिख दिया। वो 24 लग रहा है, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। टी लिखा है मैंने, टी। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि हमें एवरेज वेलोसिटी दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर, पर टाइम हमें सेकंड में दिया गया है। तो मैं सेकंड में मीटर पर सेकंड बदलना चाहूंगा। तो 72 गुणे 5/18 और 18 चौको 72, तो 20 मीटर पर सेकंड। कितना? 20 मीटर पर सेकंड। और मीन वेलोसिटी के बराबर किसकी होती है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा? आपको पता है बीटी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है? डिस्प्लेस टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। और टाइम तो हमें 25 सेकंड पता ही है, यानी कि ds अपॉन 25 इज इक्वल टू 20। हमारे पास ये एक रिलेशन निकल के आया। अब हमें ds निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अब एरिया अंडर द कर्व निकालो, पूरा एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालोगे? इसका एरिया कितना होगा? हाफ टी इंटू 5t प्लस इसका कितना होगा? 25 माइनस 2t इंटू 5t। ठीक है। प्लस हाफ टी इंटू 5t। ये जुड़ जाएगा तो आएगा यहाँ पर 5t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2t इंटू 5t। और ये हमारा है ds। कितना है? ds। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ये सारा लॉजिक जो मैंने करा समझ में आया? अब यहाँ रख देंगे ds की वैल्यू। यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ds इक्वल टू 500
और ds की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे अगर, तो इक्वेशन बननी चाहिए 5t², मैं यहाँ 5t का अंदर गुणा कर रहा हूँ, प्लस 75, 75 नहीं 125, 25 गुणा 5 125, 125t माइनस 10t² इज इक्वल टू 500। और थोड़ा और सॉल्व करा जाए ऐसे तो हमारे पास आएगा इस इक्वेशन माइनस, ऐसे मैं इस तरफ लिखना चाहूंगा इक्वेशन को, या फाइनल इक्वेशन यहाँ लिख दूं कार के पास, जो कार चल रही है, फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी 5t² माइनस 10t² यानी कि माइनस 5t², उस तरफ भेजेंगे तो 5t² माइनस 125t प्लस 500 इज इक्वल टू 0। अब 5 और एलसीएम ले लो, t² माइनस 25t प्लस 100 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं t² माइनस 25t प्लस 100 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है। 100 के हम लोग पहले ऐसे गुणनखंड करेंगे, कक्षा 8 में करते थे, तो 50, 25, 5 और 5। अब जोड़ने से 25 आए तो कैसे करोगे भाई, 5 को 20, t² माइनस 20t माइनस 5t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन लिया तो t माइनस 20 और माइनस 5 कॉमन लिया t माइनस 20, तो t इज इक्वल टू 5, 20 हमारे पास दो आंसर आए हैं। तो t इज इक्वल टू 20 तो नहीं हो सकता क्योंकि टोटल टाइम ही कितना है 25 है, तो 2t इज इक्वल टू ज़्यादा हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हमारा यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर रूट इस इक्वेशन का, इस पार्ट इक्वेशन का, क्योंकि यही सही है, t इज इक्वल टू 5। अब हमसे पूछा गया टाइम ऑफ मोशन यानी कि ये कांस्टेंट कितना चला, तो यहाँ पर हम लोग t की वैल्यू रख देंगे, t कितना 5 आया तो 15 सेकेंड हमारा यहाँ पर टाइम आ जाएगा, यही हमसे पूछा गया है। क्या आपको बात समझ में आई, सवाल कैसे करा जाए? यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा था, सिर्फ आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए था, वीटी ग्राफ बनाना आना चाहिए था, और छोटी छोटी बातें आपको ये फंडामेंटल इक्वेशन आनी चाहिए थी, और बस फिर तो 9th क्लास की मैथ थी जो हम लोग 9th